हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर। और इस वीडियो में हम 12th क्लास के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ये चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले बनाया जा चुका है, जिसमें मोहनजोदड़ो तक का टॉपिक कंप्लीटेड है। तो आप पार्ट 1 को ज़रूर देखें, उसके बाद आप पार्ट 2 देखते हैं तो एक सीक्वेंस में सभी टॉपिक्स को समझते हुए चले जाएंगे। यदि आप 12th क्लास में और हिस्ट्री, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए देखते हैं फोर्थ टॉपिक को, जिसका नाम है सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। इसका मतलब है कि समाज की विभिन्नताओं को जानने के लिए, समझने के लिए पुरातत्वविद, इतिहासकार कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। तो उसमें पहला तरीका है समाधान और दूसरा तरीका है विलासिता की वस्तुएं। तो सबसे पहले समाधान को देखते हैं। समाधान का अर्थ होता है जहाँ पर शवों को दफनाया जाता है। ठीक है, तो पुरातत्वविद जो है वो किसी भी संस्कृति को या समाज को समझने के लिए समाधान का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे कि मिस्र सभ्यता में विशाल पिरामिड बनाए जाते थे, वहाँ पर राजा महाराजाओं को दफनाया जाता था उस पिरामिड में, और बड़ी मात्रा में धन संपत्ति भी दफनाई जाती थी। उसी प्रकार से ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वहाँ भी कई जो पिरामिड ऐसे मिले वो राजकीय समाधान थे, और वहाँ पर बड़ी मात्रा में ये धन संपत्ति दफनाई गई थी। उसके बाद हड़प्पाई स्थलों में जो समाधान थे, उन समाधानों में मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। गर्त का मतलब है यहाँ पर गहराई में दफनाया गया था। उसके बाद है समाधान, गर्तों की जो बनावट थी वो भिन्न भिन्न होती थी, यानी कि अलग अलग तरह के गर्त की बनावट होती थी। किसी किसी गर्त की जो बनावट है उसमें ईंटों की चिनाई की गई थी। कुछ कब्रों में मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, आभूषण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ऐसी मान्यता है हड़प्पा वासियों की कि मृत्यु उपरांत यानी कि मरने के बाद इनका पुनः प्रयोग कर सकते थे वो। ठीक है, ये एक प्रकार से मान्यता है। 1980 के मध्य में यानी 1985 में हड़प्पाई कब्रों में उत्खनन हुए, यानी खुदाई की गई, और उन उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी पाई गई, और उस पुरुष की खोपड़ी के समीप जैस्पर के 3 छल्ले, एक प्रकार से उपरत्न होते हैं, और मनकों से बने हुए आभूषण, जो कि सूक्ष्म मनकों से बने हुए आभूषण हैं, वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया था, यानी कि तांबे का दर्पण एक प्रकार से शीशा जिसे हम देखते हैं। और कुल मिलाकर कहें तो हड़प्पावासी बहुत ही बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, तो अब देखते हैं विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती है जो कि अत्यंत महंगी हो और कठिन तरीकों से बनाई जाती हो, यानी कि जिसे बनाना कठिन हो और सामान्यतः स्थानीय स्तरों पर जो नाम मिलता हो। ठीक है, उसे विलासिता की वस्तुएं कहते हैं। पुरातत्वविद इन विलासिता की वस्तुओं को भी 2 वर्गों में बांटते हैं। एक ऐसा वर्ग जिसमें आमतौर पर वो चीज़ें देखने को हर जगह मिलती है, जैसे कि झावा, सुइयाँ, मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, चकियाँ, ये सभी के सभी जो वस्तुएं हैं ये सभी हड़प्पा स्थलों से देखने को मिली है। लेकिन पुरातत्वविद जो है, आर्कियोलॉजिस्ट जो है, उन वस्तुओं को कीमती व दुर्लभ मानते हैं जो महंगी हो, लग्जरियस हो, और जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ना हो। और एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं तो उस क्षेत्र में रॉयल्स रॉय के जो शोरूम है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, परंतु होंडा जैसे शोरूम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वैसे ही एक वस्तु होती थी जिसको कहते हैं फ्योंस का पात्र, यानी कि फ्योंस का बर्तन। फ्योंस का बर्तन जो था वो एक छोटा सा पात्र होता था, एक छोटा सा बर्तन होता था, और इन्हें बनाना बहुत ही कठिन होता था, और ये स्थानीय स्तर पर सामान्यतः देखने को नहीं मिलते थे। ये आमतौर पर घिसी हुई रेत और रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पका करके बनाया जाता था। बहुत ही सुगंधित होते थे। ठीक है, और इन्हें बनाना कठिन होता था। अब देखिए, फ्योंस जैसे जो लघु पात्र है, फ्योंस के जो बर्तन हैं वो अमूमन बड़े केंद्रों में देखने को मिले हैं, जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे स्थलों पर ही ये पाए गए हैं फ्योंस के लघु पात्र। और सोना भी दुर्लभ और आज की तरह कीमती माना जाता था, और हड़प्पाई स्थलों से जो स्वर्णाभूषण मिले हैं वो संचय में मिले हैं। संचय एक प्रकार से जैसे कि मटके से प्राप्त हुए हैं, जो कि हड़प्पाई वासियों ने
दबा करके रख दिए हो, ठीक है, मिट्टी में गाड़ करके रख दिए हो। तो ये सभी तरीके थे समाज के विभिन्नताओं को समझने के लिए। तो अब देखते हैं शिल्प उत्पादन विषय के बारे में जानकारी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चनहुद्रो जो है वो एक छोटी सी बस्ती है जो कि 7 हेक्टेयर में फैली हुई थी और यह मुख्यतः शिल्प उत्पादन में संलग्न थी, यानी कि शिल्प उत्पादन के कार्य इस चनहुद्रो में होता था। वहीं जो मोहनजोदड़ो है वो इससे कई गुना बड़ी बस्ती थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, मनके होते हैं माला, ठीक है, जो हम पहनते हैं। तो शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंखों की कटाई करना, शंख जो समुद्र में पाए जाते हैं, मोहर का निर्माण करना, मोहर जैसे सील हो गए, स्टाम्प, और बाट जो नाप तोल करते हैं, बाट बनाना, ये सभी शामिल थे, ठीक है। मनकों के निर्माण में जो प्रयुक्त पदार्थ होते थे, यानी कि जिनसे मनके बनाए जाते थे, वो भिन्न भिन्न तरह के होते थे। जैसे कि कार्लिनियन जो है वो लाल रंग का होता था एक पत्थर, जैस्पर हो गया, सेल खड़ी हो गए, ठीक है, तांबा है, कांसा है, सोने है, या फिर पक्की मिट्टी है, या फिर शंख है, ये सभी के सभी जो है इनका प्रयोग मनके बनाने में होता था, ठीक है जी। उसके बाद इनके कई आकार होते थे, जैसे कि कुछ बेलनाकार आकार के होते थे, कुछ गोलाकार आकार के होते थे। बेलनाकार जैसे कि बेलन के आकार का, गोलाकार यानी कि गोल, और ढोलाकार यानी ढोलक की तरह, ठीक है, चक्राकार, इस तरह के कई प्रकार के इनके आकार होते थे। और कुछ को चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था, जैसे कि आप अमूमन देखते किसी किसी के जो मालाएं होती हैं उस पर चित्रकारी की जाती है, उसे बहुत ही सुसज्जित किया जाता है। तो सजाया भी गया था और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे, ठीक है। अब देखते हैं विधि कि मनके कैसे बनाए जाते थे। कुछ मनके सेल खड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढाल करके तैयार किए जाते थे, जैसे कि हड़प्पाई मोहर सेल खड़ी नामक पत्थर से ही बनाए जाते थे। तो सेल खड़ी चूर्ण के लेप को सांचों में डाल करके और उन्हें तैयार किया जाता था मनकों को। उसके बाद कार्नेलियन का जो लाल रंग था और पीले रंग के जो कच्चे माल और उत्पादन के जो विभिन्न चरण हैं उनमें मनकों को आग में पका करके प्राप्त किया जाता था। फिर पत्थर के पिंडों को एक अपरिष्कृत रूप में तोड़ लिया जाता था। उसके बाद बारीकी से एक सल्क दे करके और उसको अंतिम रूप दिया जाता था, और इस प्रकार से घिसाई और पॉलिश के बाद वो पूरी तरह से मनके तैयार हो जाते थे। और मनके में छेद करने के जो उपकरण हैं वो विभिन्न स्थलों से मिले हैं, जैसे कि चनहुद्रो, लोथल, धौलावीरा जैसे जगह से छेद करने के उपकरण मिले हैं। नागेश्वर और बालाकोट ये दो ऐसे बस्तियां हैं जो कि समुद्र तट के समीप स्थित है और ये मुख्यतः शंखों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि शंख की वस्तुओं के निर्माण के केंद्र माने जाते थे, ठीक है। और यहाँ से जो वस्तुएं निर्मित होती थी वो दूसरे बस्तियों में भी जाती थी। इसी प्रकार लोथल और चनहुद्रो से जो तैयार माल है वो जैसे मनके वो हो सकता है कि वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े केंद्रों में पहुंचाए जाते हो, ठीक है, ओके, ठीक है। 5.1 तो अगला पॉइंट देखते हैं 5.1 उत्पादन के केंद्रों की पहचान, यानी कि पुरातत्वविद या फिर इतिहासकार उत्पादन केंद्रों की पहचान किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कूड़ा करकट है वो शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है, यानी कि ये एक संकेत है कूड़ा करकट जहाँ पर भी शिल्प का कार्य किया जाता होगा। जैसे कि यदि किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए पत्थर या फिर शंख को काटा जाता होगा तो उस स्थान पर उसके वेस्टेज, उसकी जो कटिंग है पत्थरों के टुकड़े वो फेंक दिए जाते होंगे, यानी छोड़ दिए जाते होंगे, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़े पत्थर के जो टुकड़े हैं उनसे भी उससे छोटे आकार के कोई वस्तु बनाने के लिए उसका यूज किया जाता होगा, परंतु उनसे भी जो छोटे टुकड़े होंगे वो वेस्टेज ही माने जाएंगे और उसको उसी स्थल पर छोड़ दिया जाता होगा। तो वो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि वो विशिष्ट उत्पादन के केंद्र रहे होंगे। और इसके साथ ही साथ वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों में ये उत्पादन, शिल्प उत्पादन के कार्य किए जाते थे। तो अब अगले वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 3 में आगे के टॉपिक को।
तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।